खुश आमदेद। मेरा नाम सलमान हमीद है और ये है कायनाती चाय। इसका आइडिया एक पाकिस्तान में एक एस्ट्रोनॉमर है रोशान बुखारी। उन्होंने कहा था कि अगर हम आसमानों की बात कर रहे हैं, अगर हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो एक अगर चाय की प्याली के साथ बात हो तो कैसा है। तो आज मेरे जो मेहमान हैं वो प्रिया हसन और नजम हसन हैं, जो इस वक्त मौजूद हैं हैदराबाद, इंडिया में। हेलो, क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक। तो मैंने कहा कि आप हमारे बॉर्डर के दूसरी तरफ है, और तो हमने कहा कि आपसे बात करें एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में। मैं थोड़ा सा आपका तारुफ करा दूं। प्रिया हसन जो हैं वो प्रोफेसर हैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में। इन्होंने एस्ट्रोफिज़िक्स में इनकी मास्टर्स भी है मॉस्को यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उन्होंने पीएचडी की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट वर्क किया फ्रांस में और फिर इंडिया में। और इनका जो काम है जो एस्ट्रोनॉमी में, वो है ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के सितारे जो हैं वो कैसे बनते हैं। डॉक्टर नजम हसन जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स के हेड हैं, वो भी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में। वो उससे पहले वहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी के भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे। वो डायरेक्टर थे निज़ामिया यूनिवर्सिटी, जो अब जयपाल रंगापुर ऑब्जर्वेटरी कहलाती है, JRO। तो बहुत खुशी हुई आप लोगों से बात करके। हमको भी बहुत खुशी हुई आपसे बात करने में। तो आप लोगों से मैं बात इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैंने आप लोगों के बारे में पढ़ा कि खाली आप लोग जो हैं वो अपनी रिसर्च में इंटरेस्टेड नहीं, बल्कि और लोगों को भी आप बताना चाहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी जो है वो क्यों एक एक्साइटिंग चीज़ है। तो अभी पिछले महीने मई में आप लोगों ने एक कुछ वर्कशॉप्स की थी हैदराबाद में टेलीस्कोप्स बनाने के लिए। और जो मैंने उसमें चीज़ देखी कि आप लोग ऐसी टेलीस्कोप्स उनसे बनवा रहे हैं जो 3,000 रुपए के भी अंदर एक टेलीस्कोप बन जाए। तो आप उसके बारे में बताएं कि वो क्या प्रोजेक्ट था, क्या हुआ उस वर्कशॉप में। जी, तो एक्चुअली हम लोग हमारे एजुकेशन सिस्टम में हम लोग ने नोटिस किया, हम लोग एजुकेशन में है ऑलमोस्ट 20 साल से, और हमने देखा है कि बेसिकली हैंड्स ऑन एक्टिविटीज जो है वो बहुत लैक होते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि बच्चे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करें जिससे सीख सके। एंड इन प्रिंसिपल अगर टेलीस्कोप बनाना है तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं है अगर कॉन्सेप्ट समझाना है। तो हमारा आइडिया ये था कि सिर्फ अगर टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट समझाया जाए स्टूडेंट्स को, और सिंपल मटेरियल से उनको समझाया जाए कि किस तरह से टेलीस्कोप बना सकते हैं, तो उससे बहुत फायदा होगा लोगों को समझने में। स्पेशली क्योंकि लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी है टेलीस्कोप्स के बारे में। तो हम लोग ने किट्स बनाए, छोटे किट्स, जिसमें लेंसेज और पीवीसी पाइप्स का इस्तेमाल किया, बहुत सिंपल आम चीजों का इस्तेमाल किया, जिससे लोग ये टेलीस्कोप्स बना सके और फिर उसको यूज भी किए इसी शाम को। तो बेसिकली हमारा फोकस ज्यादा ये हो रहा है हैंड्स ऑन एक्टिविटीज पे, ताकि लोग बनाने सीखे। तो लेंसेज कहाँ से लिए? लेंसेज उनके आप लोग लेंसेज लेके आए थे नहीं, या तो मिरर्स? थोड़ी वो बात हुई कि हमने ऑर्डर करके लिए, क्योंकि लेंसेज बनाना आसान है। अच्छा नहीं, मिरर्स भी ग्राइंड करके बना सकते हैं, अच्छा लेकिन वो उसका लंबा, आप जानते हैं ना, जी। मिरर को अगर ग्राइंड करना हो तो कई दिन उसको ग्राइंड करना होता है। तो उस किस्म के भी पहले किए थे ट्रेनिंग में। अच्छा और उससे पहले अलग कैंप में 6 इंच टेलीस्कोप्स, रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप्स बनाए थे लोगों, तो और भी सस्ता बना था। तो इसमें 3,000 भी इसीलिए हुए क्योंकि आई पीस और लेंस का था कॉस्ट। बाकी के तो जो नल के जो प्लास्टिक पीवीसी पाइप्स होते हैं उसी से सारा वो, और जिसमें रोटी बेलते हैं उसका स्टैंड बनाए थे, और उस तरह से जबरदस्त। तो रोटी का उसका जो है वो भी जो है वो काम आ गया, तो ये तो बड़ी एक अच्छी बात है। तो क्या रिएक्शन था बच्चों का जब उन्होंने खुद टेलीस्कोप्स बनाई और उसके बाद उन्होंने रात को जो है वो ऊपर देखा
क्या क्या रिएक्शन था उनका, किस तरह से क्या हुआ? नहीं, ऑब्वियसली बच्चे तो बहुत थ्रिल थे, एंड नॉट ओनली बच्चे, अडल्ट्स भी बहुत थ्रिल थे, क्योंकि हम लोग जब वर्कशॉप्स रखते हैं तो उसको सभी के लिए ओपन रखते हैं, इन द सेंस चिल्ड्रन एज वेल एज पेरेंट्स, जो भी इंटरेस्टेड है सबको इन्वॉल्व करते हैं। तो इंस्टेड एक पेरेंट ने भी हमें कहा कि अगर मेरे जमाने में ऐसा कैंप होता था तो मैं शायद कुछ और पढ़ता था, मेरा करियर चॉइस अलग रहता था। तो इट्स नॉट जस्ट चिल्ड्रन, बट बड़े लोग भी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो थ्रिल जो आता है वो सभी को आता है, राइट? एंड तो ऑब्वियसली बहुत खुश थे। एंड आई थिंक व्हाट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वो सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट, कि उसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजों की जरूरत नहीं है, और जब इसे बनाते हैं तो उनको समझ में आता है कि हर हिस्से का क्या मकसद है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीस्कोप को ट्यूब की जरूरत नहीं है, सभी समझते हैं कि टेलीस्कोप को ट्यूब चाहिए, लेकिन ट्यूब के बिना भी टेलीस्कोप बनता है। ट्यूब का वो रोल नहीं है टू क्रिएट, व्हाइल मोस्ट पीपल फील के हाथों को अगर साथ करेंगे और देखेंगे तो आप टेलीस्कोप बनाएंगे, तो इसी तरह से कई मिसकंसेप्शंस उन लोग रियलाइज करते हैं जब ऐसे बनाते हैं। फिर वो लोग ये रियलाइज किया, हम उनको बताया कि ये जो टेलीस्कोप बना था जो 3000 के उसमें था, वो गैलीलियो जो इस्तेमाल किया था टेलीस्कोप, वो इससे इंफीरियर क्वालिटी का था, और सिमिलर डायमेंशंस, राइट? एंड मैं वो सब कर सकते हैं जो बड़े बड़े दानिश्वर किए हैं। तो क्या बताएं। और जब उसका फॉलो अप प्रोग्राम था उसमें तो और तादाद में लोग आए, तो वही बता रहा था कि दे वर हैप्पी, तो वो अपने दोस्तों के साथ, और 80 से ज्यादा लोग आए थे, और जुपिटर के 4 मून्स भी उस दिन वो देख पाए उससे। अच्छा, तो ये जबरदस्त चीज है। अभी वो गैलीलियो को भी मशहूर जो है कि वो जुपिटर उसके 4 मान, आई मीन वही चीज होती है कि खाली सिंपल सी चीज से भी अगर आप कोई चीज आसमान पर देखें जो आपको अपनी वैसे आंख से नजर नहीं आ रही, आपने टेलीस्कोप लगाई और आपको पता है कि ये दूर एक चीज चल रही है, और आप खाली आपने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज एंड मिरर्स, अचानक से वो चीज विजिबल हो गई। अच्छा, कोई सरप्राइजिंग चीज, आपको कोई चीज याद हो कि इस वर्कशॉप में कि आपने कहा कि यार ये चीज जो है ये कैसे हुई, या किसी बच्चे ने कोई ऐसा सवाल पूछा या किसी बड़े ने कोई सवाल पूछा, कोई चीज ऐसी, कोई एनेक्डोट या कोई ऐसा? तो मुश्किल सवाल मैंने छोड़ दिया। पेरेंट्स ने कहा कि अगर मेरे जमाने में होता था राइट, भी शायद कर लेता था। और बेसिकली हम लोग जो कई साल से ये आउटरीच एक्टिविटी करते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये रियलाइज किए कि जो स्कूल का जो कैरिकुलम है वो इतना बोरिंग होता है, वो तो एग्जाम पास करने के लिए और एक फिक्स सिलेबस के साथ होता है, और वो बच्चों को मोटिवेट नहीं करता है साइंस की तरफ। राइट। देयर आइडिया ऑफ साइंस इज के ठीक है, आप उससे पास कर सकते हैं, आपको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, शायद ज्यादा पे मिलेगा, लेकिन उसमें क्या मजा है वो कन्वे नहीं होता है, राइट? और जब हम हमारे दोस्तों में, जैसा आपसे भी बात हुई, और दोस्तों में भी जो लोग साइंस की तरफ आए हैं, उनसे जब पूछे कि क्यों साइंस कर रहे हो, और जो अच्छे साइंटिस्ट हैं वो बता रहे थे कि वो एक एज में उनको ये फैसिनेट किया, they got influenced by somebody, something. I mean, like in my case, एक simple TV program था कॉस्मोस जो आता था कार्ल सेगन का, एंड संडेज को आता था, एंड उसी का इन्फ्लुएंस इतना हो गया कि इट फाइनली डिफाइंड माय करियर, राइट? एंड आई थिंक मेरे जनरेशन के कई लोग हैं जिन्होंने कार्ल सेगन का कॉस्मोस देख के इंस्पायर हुए हैं। जनरेशन जो ज्यादा पुराना है वो एसेंट ऑफ मैन राइट। वालिद साहब के पास रहता था, उनकी पोस्टिंग हुआ करती थी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, गांव में, तो वहाँ कुछ नहीं, खेत और एक अच्छी लाइब्रेरी थी, तो उससे इंटरेस्ट आया, और फिर 7वीं 8वीं जमात में ये डिसाइड किया कि मुझे जाना है साइंस। उसी तरह प्रिया का भी यू हैव टू हैव दैट पैशन, जो हम नहीं देखते हैं एमएससी स्टूडेंट्स को जो पढ़ाते हैं। And then another thing could be even physical contact, right? In the sense कोई lecture attend किए जिससे किसी से बात हुई, आपको मालूम हुआ। And I think another important thing, especially for women in India, or I'm sure in Pakistan too, is role models. उन लोगों को देखना चाहिए कि women भी करते हैं ऐसे professions। ये तो क्या होता है, इन लोग समझते हैं कि बस
ये हमारे का तो आपको उनके सामने रोल मॉडल्स प्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि मैं एक अकेली रोल मॉडल हूँ, कई है, लेकिन उन लोग को देखना चाहिए कि अपने जैसे लोग भी ऐसा कर सकते हैं। इट्स डूएबल। नहीं तो इन लोग समझते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है, ये दूसरे लोगों के लिए है। तो आई थिंक इट इवन सर्व्स दैट पर्पस कि उन लोग देखते हैं कि नॉर्मल आम घरों के लोग भी ऐसे करियर्स कर सकते हैं, जिसको उन लोग भी फॉलो कर सकते हैं। पैशन, यंग एज में वो पैशन आना चाहिए, नहीं तो लोग साइंस में जाते हैं। बिल्कुल, बल्कि मैं कहूँगा कि आपने जो बात की कॉस्मोस की, तो मेरा भी वही पैरेलल है कि मैंने जो पहली किस्त देखी थी कॉस्मोस की, उसके बाद मैंने फैसला किया था एस्ट्रोनॉमी करने का। तो वो कार्ल सेगन जो है वो खुद तो यहाँ पर था अमेरिका में, लेकिन जो है आप देखें उसका इम्पैक्ट जो है पूरी दुनिया में एक लिहाज से वो हुआ। और असेंट ऑफ मैन मैंने जाके जो है उसके बाद जो है कॉस्मोस जो थी वो इन्फ्लुएंस थी असेंट ऑफ मैन से। उसका वही डायरेक्टर था, जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो कॉस्मोस का था वही असेंट ऑफ मैन का था। तो एक तरह से वो उसका वो कनेक्शन आता है। तो आप लोगों का एक है क्लियर स्काइज इनिशिएटिव, जिसमें आप लोग बहुत इन्वॉल्व हैं। आप उसके बारे में बताएंगे कि वो क्या है? जी, तो जैसे मैंने बताया हम लोग आउटरीच कई सालों से कर रहे हैं। अर्लियर ऑब्वियसली मकसद ये था कि लोग सभी को एस्ट्रोनॉमर्स बना दे, राइट? लेकिन कुछ साल के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये शायद सही एम नहीं है। बेटर एम इज आजकल के जमाने में जब सुपरस्टिशन इतना है, सूडो साइंस इतना है, लोग हर चीज को मान लेते हैं बिना टेस्ट किए, बिना साइंटिफिक मेथड के। तो मैंने रियलाइज किया कि सभी को एस्ट्रोनॉमर्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि क्लियर स्काइज, ये प्रोजेक्ट हम लोग ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के OID को रखा, जो पास हुआ। एंड बेसिकली उसका मकसद है टू क्लियर पीपल्स माइंड्स फ्रॉम ऑल देयर सुपरस्टिशंस और ये जो बैगेज है, क्योंकि ये क्या है, ये पैसिव तरीके से सभी के में आ जाता है, क्योंकि आप सुनते हैं कि आपके बड़े ऐसा बोलते हैं, सभी लोग ऐसा बोलते हैं, सभी लोग ऐसा करते हैं, और आप बस उसकी नकल करते हुए कॉपी करते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि क्या उसमें कोई लॉजिक है, क्या उसमें कोई समझ है। तो क्लियर स्काइज का जो प्रोजेक्ट हम लोग को मिला OID से, उसमें बेसिकली हम लोग वी वांट टू ड्राइव आउट सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड थिंकिंग, बट बेसिकली ताकि लोगों को बता सके थ्रू छोटे एक्सपेरिमेंट्स, छोटे हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, साइंटिफिक मेथड बताने के लिए, ताकि उन लोग के दिमाग इसेंशियली क्लियर हो, ताकि वो अपने आम जिंदगी में भी रैशनली डिसीजंस ले सके और रैशनली चीजों के बारे में सोचे और डिसाइड करे, बिकॉज एट प्रेजेंट ये बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में है हम, और काफी साइंस में तरक्की होती है, लेकिन कई जगह पर जब एक्लिप्स होता है और ये ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट के ऊपर एट्रॉसिटीज होते हैं, तो वी हैव टू एड्रेस दीज इश्यूज। And I think the scientific community की responsibility है ये करना। ये कहना कि हमारी सरकार को ये करना चाहिए is absolutely wrong. Scientific community को ये करना है, reach out to people और उनको समझाना है कि rational thinking क्या है। बल्कि यहाँ पे तो मसला सरकारों का भी होता है। मैं तो अमेरिका में हूँ और ट्रम्प साहब मौजूद हैं, तो सरकार का ज्यादा मसला होता है। यहाँ पे तो साइंटिफिक करना ही है। करेक्ट। तो यहाँ पर कुछ हम जुड़े हैं कुछ ग्रुप्स के साथ, जो जैसे जन विज्ञान वेदी का कर रहे हैं। इट्स अ मैस पॉपुलराइजिंग साइंस ग्रुप। अच्छा। तो ये लोग तो उनके साथ भी हम, जब वो चाहते हैं हमको इंक्लूड करना उनके प्रोग्राम्स में, यहाँ एस्ट्रोनॉमी की बात है, तो काफी हम उनके साथ जाते हैं गाँव में और डिस्ट्रिक्ट्स में, जहाँ पर सुपरस्टिशन बहुत ज्यादा है। कुछ साल पहले कॉमेट आइसॉन का था, राइट, एंड उसमें भी बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, क्योंकि लोगों को लगा कि अब कॉमेट आने वाला है, कुछ और होने वाला है। या कई बार स्पेशली मीडिया तो सबसे बड़ा दुश्मन है इन द सेंस ऑफ गिविंग आउट फॉल्स साइंस। सडनली बोलता है कि अब सुपर मून होने वाला है, मून इतना बड़ा हो जाएगा, लोग सभी समझते हैं कि क्या होने वाला है। सो आई थिंक उस तरह का इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े। और भी डेंजरस चीजें भी होती हैं कि कुछ लोग एनकरेज करते हैं कि ह्यूमन सैक्रिफाइस करना चाहिए जब सोलर एक्लिप्स हो रहा है, ताकि इट कैन गो अबाउट ऑफ इविल या कुछ। लास्ट ईयर हैदराबाद में एक केस हुआ था कि एक छोटी सी लड़की को कत्ल कर दिए थे,
क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर को किसी ने बताया कि उसकी मैम। बीवी पे किसी ने जादू किया है और ये इस दिन अगर बलि देगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल। और अब ये इंटरनेट की वजह से भी अब और व्हाट्सएप इस किस्म से चीज़ें जो हैं वो फैल जाती हैं, और फिर लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, फिर उनके अपने कौन से कॉन्टेक्स्ट में वो सोच रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल है। तो बहुत अच्छा वो है कि ख़ास तौर से इस किस्म के जो सुपरस्टिशंस वगैरह हैं, और आप सही कह रहे हैं कि खाली हमें वो आता है कि जी इंसान कभी चांद पर नहीं गया या सूरज ग्रहण पे कुछ हो गया, चलें कुछ तो हार्मलेस हैं, मगर आप सही बात कर रहे हैं कि जो हार्मफुल वाली हैं उनकी काफ़ी मुश्किल है। अच्छा जी। एक और चीज, क्लियर स्काइज में हम एस्ट्रोनॉमी फोकस रखे फॉर टू रीजंस। एक तो एस्ट्रोनॉमी हम बेहतर शायद जानते हैं दूसरे सब्जेक्ट से, क्योंकि इतने साल से जुड़े हैं। दूसरे उसका एक विजुअल अपील और एक इंटरेस्ट है। राइट राइट। बात से हर बच्चा या लड़का या लड़की दो उसके बचपन में कहीं ना कोई स्टेज में उसको इंटरेस्ट आते हैं। एक तो पत्थर जमा करना, जियोलॉजी का, राइट। और दूसरा एस्ट्रोनॉमी, जो तारों के बारे में, सितारों के बारे में वो एक इंटरेस्ट है। और एस्ट्रोनॉमी से आप फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं, रैशनैलिटी। ठीक। तो इसीलिए एस्ट्रोनॉमी के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप प्रिया, आपसे बात हुई थी कि आपका जो इंटरेस्ट है वो ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी में है, उसमें आपकी रिसर्च है। आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपकी रिसर्च है किस चीज़ के ऊपर? जी, तो मैं बेसिकली स्टडी करती हूँ स्टार क्लस्टर्स को, क्योंकि स्टार्स जो है, तारे जो है, वो क्लस्टर्स, ग्रुप्स में पैदा होते हैं। एंड इसके ये एक्चुअली मिड पॉइंट है दो चीजों को सीखने के लिए। एक तरह के कि किस तरह से गैलेक्सी फॉर्म होके इवॉल्व हुआ, अगर आप समझ सके कि स्टार्स कैसे बनते हैं, उसके ग्रुप्स एंड लार्जर स्ट्रक्चर्स। सिमिलरली हम लोग ये भी जानते हैं कि जब तारे बनते हैं तो उसके साथ साथ प्लैनेट्स भी बनते हैं, और इसी प्लैनेट्स में पॉसिबल लाइफ हो सकता है। तो उसका लोअर एंड पे अगर देखें तो वो लाइफ के ओरिजिन से भी बहुत कनेक्टेड है। तो मैं बेसिकली ऑब्जर्व करती हूँ स्टार क्लस्टर्स को। मेरे पीएचडी में मैंने ऑप्टिकल और नियर इंफ्रारेड में ऑब्जर्व किया, लेकिन उसके बाद मैंने एक्सरे ऑब्जर्वेशंस भी यूज किए हैं, एज वेल एज इवन रेडियो ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली मैं कई वेवलेंथ पे ये स्टेलर फॉर्मेशन एंड स्टार क्लस्टर्स को स्टडी करती हूँ। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से बनते हैं स्टार्स, किस तरह यंग स्टार्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं स्टार क्लस्टर्स में, किस तरह से फॉर्मेशन ट्रिगर होता है। और किस किस्म की टेलीस्कोप्स आपने यूज की इन चीजों के लिए, कहाँ पे थी? जी, तो मैंने सबसे हबल यूज किया है फॉर ऑप्टिकल डेटा, हैव यूज्ड स्पिट्जर फॉर नियर इंफ्रारेड, एक्सरे, फिर चंद्रा। फिर इंडिया के भी अपने ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स है, मैंने ऑलमोस्ट सभी को यूज किया है। नैनीताल में, हमारे पास लद्दाख में भी है। फिर मैंने हमारे रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी को भी यूज किया है फॉर ऑब्जर्वेशन। अच्छा। तो मैंने इजिप्ट में भी टेलीस्कोप यूज किया है। अच्छा। इजिप्ट के स्काइज बहुत अच्छे हैं। राइट। प्रोबेबली कम लाइट पोल्यूशन है, डेजर्ट है, तो उनके स्काइज इवन 2 मीटर टेलीस्कोप से आपको बहुत अच्छे ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। तो मेरे कुछ कोलैबोरेटर्स वहां पे भी है जिसके साथ मैं ऑब्जर्व करती हूँ। और इंडिया में वो जो आपका लाइट पोल्यूशन की क्या पोजीशन थी जहां पर टेलीस्कोप्स हैं? आई मीन इज इट डार्क जहां पर हैं? रिलेटिवली, आई मीन जो अभी लद्दाख में बना है, आई मीन काफी पुराना टेलीस्कोप है, 2 मीटर का, आई थिंक 10 साल पुराना होगा। वहां पे लाइट पोल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो दूर ठंडी जगह पे है। लेकिन जो क्लोजर टू सिटीज है, ऑब्वियसली लाइट पोल्यूशन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। एंड जितना हो सके कोशिश होती है लोगों से दूर जाने की, लेकिन है लाइट पोल्यूशन का प्रॉब्लम डेफिनेटली है। अच्छा जी। हमारा जीआरओ आप बात करें ना, जीआरओ ऑब्जर्वेशन जी, वो अब शहर बढ़ता जा रहा है तो वहाँ का ऑब्जर्वेशन ठीक हो रहा है। लेकिन जो प्रिया बता रही है, हैंडले में एक है 4500 मीटर्स पे, अच्छा, हाईएस्ट टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड। अच्छा, हाँ, अब सेकंड है, recently it was the highest and it is remotely controlled from down south in Bangalore from India. सही। The skies are extremely good. अच्छा, 360 days in जबरदस्त। और एक और टेलीस्कोप जिसमें
भूल गई मैं बात करने कि इंडिया का एक सैटेलाइट निकला 3 साल पहले जिसका नाम है एस्ट्रोसैट. सो द सैटेलाइट इज बेसिकली मेड अप ऑफ 4 टेलीस्कोप्स. अच्छा. इसमें 3 एक्स-रे टेलीस्कोप्स है, एक अल्ट्रावायलेट टेलीस्कोप है, एंड वो सैटेलाइट इज बेसिकली जस्ट मेंट फॉर दीज एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स. तो वो भी टेलीस्कोप से मैंने ऑब्जर्व किया है, एंड ये अभी भी इन ऑर्बिट है, एंड अभी भी अगर आप चाहे तो आप प्रपोजल्स डाल सकते हैं उसे ऑब्जर्व करने के लिए. उसका डेटा भी ऑलरेडी आर्काइवल डेटा अवेलेबल है. आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होगी कि आई मीन कोई कोलैबोरेशन हो सके. आई मीन आई थिंक अक्रॉस द बॉर्डर एज वेल. आई मीन आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली कि अगर कोई प्रोजेक्ट हो ऐसा कि खासतौर से सैटेलाइट जो है वो स्पेस में है और कुछ पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉमर्स और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो कोलैबोरेट करें. आई थिंक दैट वुड बी एक्चुअली रियली इंटरेस्टिंग चीज़ होगी. बल्कि आज का फायदा तो ये है कि अभी हम सरहद बांट लिए, जमीन में बॉर्डर्स बन गए हैं. लकीली आसमान में नहीं एयर है. स्पेस भी कुछ हद तक शायद बांट लिए होंगे, लेकिन अभी तारों तक नहीं पहुंचे. अभी तक नहीं पहुंचे. कुछ पता नहीं, कुछ अरसे में वो भी लगा देंगे उसमें, लेकिन अभी नहीं पहुंचे. नहीं, सही बात है. एक लिहाज से जिस तरह हम बात कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी जो है एक अपॉर्चुनिटी देता है इसी वजह से, क्योंकि सितारे जो है नीचे तो सरहद होगी लेकिन आपके बराबर एक ही वही सितारे नजर आ रहे हैं आपको, उसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है. तो एक लिहाज से इस किस्म की कोऑपरेशन, बल्कि मैं तो ये सोच रहा था कि आपका जो क्लियर इनिशिएटिव्स भी जो है, क्लियर स्काइज इनिशिएटिव या इवन जो टेलीस्कोप्स बनाने का है, आई मीन पाकिस्तान में अब कुछ काफ़ी सारे पॉपुलर एस्ट्रोनॉमी में ख़ास तौर से काफ़ी सारे ग्रुप्स जो हैं वो बहुत एक्टिव हैं. और मेरा ख्याल है इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग कि अगर जॉइंट कुछ एक्टिविटीज़ हों अक्रॉस द बॉर्डर जिसमें हम टाइम कर सकें. ख़ास तौर से अगर कोई एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स हो रहे हैं, वही आप बात कर रहे हैं कि नीचे तो सरहद है ऊपर नहीं है, तो एक ही वक्त नज़र आते हैं, तो उसको किसी तरह से कोऑर्डिनेट करें. बिल्कुल. अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज हमें कांटेक्ट कीजिए, हम बहुत खुशी से we'll be very happy. अच्छा, दो चीज़ें और इससे पहले कि हम बात ख़त्म करें. एक तो ये है कि नजम साहब आपने वो JRO की बात की, उसका आप बता रहे थे, उसका नाम जो था पहले निज़ामिया ऑब्जर्वेटरी था और आप उसकी हिस्ट्री बता रहे थे बात करने से पहले, शुरू करने से पहले. तो क्या उसकी हिस्ट्री क्या है? निज़ामिया ऑब्जर्वेटरी बनी गई थी हैदराबाद इंडिया में, जो सेकेंड ओल्डेस्ट टेलीस्कोप था इंडिया में. पहला था मद्रास में, सेकेंड जो था यहाँ पर था. 1908 में एस्टैब्लिश हुई थी और वो बहुत काम की है. एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट कार्डिसियल बोलकर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम था, तो उसमें भी एक रीजन ऑफ स्काई की एस्ट्रोमेट्री करना था. तो 20,000 स्टार्स से अबव किए थे. अच्छा. एंड द होल थिंग इज नाउ डिजिटाइज्ड एंड रिलीज्ड बाय नासा. सो और एज यू अंडरस्टैंड कि ये लॉन्ग बेसलाइन स्टडीज आर वेरी गुड, कि आपके पास डेटा है ऑफ पोजीशंस ऑफ स्टार्स व्हिच वाज देयर 100 years earlier and you have the present one, तो आपको proper motion और वो सब मिलता है उससे, and then you can do dynamic studies of the whole system. अच्छा. तो ये निज़ामिया ऑब्जर्वेटरी पहले हैदराबाद के आउटस्कर्ट्स में थी, लेकिन जैसा शहर बढ़ने लगा लाइट पोल्यूशन की वजह से फिर एक दूसरी जमीन दी गई जो जापाल और रंगापुर, दो गांव के बीच में आती थी, इसीलिए उसका नाम जापाल रंगापुर ऑब्जर्वेटरीज बोलते हैं. निज़ामिया ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं उसको, लेकिन जापाल रंगापुर ऑब्जर्वेटरीज. तो ये 1965 में काम शुरू हुआ था, दूसरी जगह शिफ्ट होने का ये ऑब्जर्वेटरी में, और 1.2 मीटर टेलीस्कोप है वहाँ. अच्छा. लेकिन अब वो भी अब शहर में की लाइट से उसके स्काईज इफेक्ट हो रहे हैं, लेकिन वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए बेहतर है. तो स्कूल के बच्चों को ले जाते हैं, मास्टर्स PhD प्रोग्राम के वहाँ पर ट्रेन होते हैं. हाँ, नहीं ये पहली बार लोग देख के बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि इट्स अ 1.2 मीटर टेलीस्कोप. राइट. आई मीन एस्ट्रोनॉमी में यही बैलेंस करना होता है ना कि वो आपकी एक अच्छी जगह है, मगर अगर वो इनएक्सेसिबल है, अगर कोई पहुंच नहीं सकता तो फिर उसका क्या फ़ायदा. लेकिन इसमें ये होता है कि आपको एक ट्रेनिंग देते हैं जो कि ठीक है स्काइज तो बड़े हैं, लेकिन आपको टेलीस्कोप इस्तेमाल करना आ जाए और फिर आप उसकी ट्रेनिंग जो है आप लेके जो अच्छी जगह हैं जहाँ पर ऑब्जर्वेटरी हो सकती है वहाँ पर जाएँ. तो आई थिंक वो आई मीन दे प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल उस हिसाब से. अच्छा, इंडिया के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके बड़े बड़े नाम हैं.
चंद्रशेखर, वो हम बात करते हैं जब भी हम स्टार्स की एवोल्यूशन की बात होती है तो चंद्रशेखर लिमिट जो है वो तो हमेशा आती ही है। उसके अलावा साहा जो है, उनकी जब हम एस्ट्रोफिजिक्स की बात करते हैं तो साहा इक्वेशन जो है वो हमेशा उसकी वो सेंट्रल होती है, और कई और इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स हैं। तो आजकल इंडिया की एस्ट्रोनॉमी की क्या स्टेट है? आपने बताया वो जो सैटेलाइट है, आई मीन दैट इज एक्चुअली अमेजिंग। तो आप क्या देखते हैं आजकल इंडिया की एस्ट्रोनॉमी कैसी चल रही है? तो एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ फंडिंग इंडिया आजकल बहुत सारे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी के लिए 30 मीटर टेलीस्कोप बनाया जा रहा है हवाई में, जिसमें 5 कंट्रीज कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिसमें से एक इंडिया है। तो इसमें 10% का शेयर इंडिया का है, और इंडिया उसके लिए मिरर्स भी ग्राइंड कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी बना रहे हैं। तो उसका फायदा ये है कि बेसिकली इंडिया उसमें 70% वी आर डूइंग इन टर्म्स ऑफ काइंड, ओनली 30% कैश में है। तो कई चीज सेंसर्स एंड कई इक्विपमेंट जो है वो इंडियन मेड है, बनेंगे उसके लिए। एंड लॉट्स ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, फॉर एग्जांपल मैं भी, हम लोग ये साइंस ड्रिवन टीम्स में हैं, जिसमें हम लोग एक्चुअली साइंस केसेस प्लान कर रहे हैं ताकि इंस्ट्रूमेंट्स को इस तरह से बनाया जाए। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी एक स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है जो बन रहा है तो कॉन्टिनेंट्स में, उसमें भी इंडिया एक कंट्रीब्यूटर है। एंड अनदर बिग अचीवमेंट है कि जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर्स है, लाइगो डिटेक्टर्स, जो 2 यूएस में है, अमेरिका में है, उसी का एक और रेप्लिका बनेगा इंडिया में। एंड उसके लिए फंडिंग भी अप्रूव्ड है, साइट भी डिसाइडेड है। तो होपफुली बाय 2024 ये लाइगो का भी एक और स्टेशन इंडिया में बनेगा। तो एक तरफ से इस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग हमें काफी है फॉर मेगा प्रोजेक्ट्स। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल के करिकुलम में एस्ट्रोनॉमी नहीं है, या तो कभी कुछ अलग स्टेट्स में एक चैप्टर होता है एस्ट्रोनॉमी में, जो कई बार टीचर सेल्फ लर्निंग में ही दे देते हैं, एंड उसमें काफी इंफॉर्मेशन है जो अपडेटेड नहीं है। अच्छा। तो उसमें कई गलतियां भी होते हैं वो स्कूल करिकुलम के एस्ट्रोनॉमी में। तो एसेंशियली स्टूडेंट्स को क्या है, उन लोग मास्टर्स करे बाद से ही एस्ट्रोनॉमी कर सकते हैं पीएचडी लेवल। कुछ यूनिवर्सिटीज में एस्ट्रोनॉमी है एज अ पेपर इन द एमएससी फिजिक्स, लेकिन वो कम है। अच्छा। तो एसेंशियली ये है कि बाद में होता है। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के बारे में तो प्रिया बता रही थी, कोलैबोरेशन ऑफ इंडियंस इन स्क्वायर किलोमीटर एरे एंड TMT। लेकिन शी मिस्ड आउट ऑन हमारे पास जो GMRT जायंट रेडियो टेलीस्कोप, इट्स एन इंटरनेशनल फैसिलिटी। राइट। तो ये रेडियो एस्ट्रोनॉमी का सेंटर है जो पूना के पास में है, पूना। राइट। तो वहाँ पर रेडियो डिशेस हैं 40 मीटर्स के, which extend over a wire, extends over 25 kilometers. तो रेडियो इंटरफेरोमेट्री करते हैं, and it works as though I have a huge. Right. Yeah. नहीं, और it's an excellent facility. No, those are all good facilities. Yeah. और yeah. Some very strong institutes, जैसे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है, उनके कई इंस्टीट्यूट हैं across India जो they are working frontline areas. उसी तरह इंडियन सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स है, वो भी बहुत अच्छा है। बेंगलोर में अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज में अच्छा काम हो रहा है। ठीक। आई थिंक दिस इज रियली इनक्रेडिबल, और आई थिंक वो जो उसकी फाउंडेशंस भी हैं और साथ में जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस हैं, आई मीन जो आप बात कर रहे हैं 30 मीटर टेलीस्कोप या लाइगो और GMRT, आई मीन दीज आर ऑल वर्ल्ड, आई मीन right now state of the art. I mean ये जो है, I mean this is sort of like where astronomy is right now. तो अच्छा, अब बात खत्म करते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपसे एक सवाल पूछूं खत्म करने से पहले। आज जो है वो 2019 है, 2019। आज से 100 साल के बाद 2119 में आप दोनों जो हैं मुझे कोई एक प्रेडिक्शन दें कि आज जो है अगर हम 100 साल के बाद पहुंचे और हम जो हैं वो हैरान हो जाएंगे कि हाँ ये क्या चीज़ है। आई नो, ये मैंने कहा कि लेट्स थिंक अबाउट इट। आई डोंट नो, क्योंकि मुझे पता नहीं क्या वो क्या कहते हैं 1919 में, आई डोंट नो कि हम
जो इंटरनेट है या इस किस्म की चीज़ें, जिस तरह से हमारी चीज़ें चेंज हुई हैं, इट वॉज डिफ़िकल्ट टू इमेजिन। तो मैंने कहा कि मैं आपके पास ये चीज़ें छोड़ दूँगा। आज जो है वो 2119 है। आप बताएं कि कोई एक चीज़ जो आप कहेंगे कि ये वाकई हैरानकुन चीज़ है। I think it was I would think कि communication इतना improve हो जाएगा कि it will be a one world. We'll have to break all the barriers of nations and other things, and mobility will, I think, will be जिस तरह से एक टाइम था जब आप बुक्स भी अगर लाते थे, हम सोवियत रशिया में पढ़ा हूँ मैं, तो जब मुझे बुक्स लाना था वहां से तो मुझे परमिशन लेना पड़ता था, ये मेरा पढ़ा है, और जो भी कैसेट्स या कॉपी डिस्क जो लाए थे हम, वो पूरे बताना पड़ा था और परमिशन लेकर लाना था। अब उस किस्म की कोई चीज है ही, क्योंकि इंफॉर्मेशन जस्ट फ्लोज। तो ये जो डिजिटल, उसमें बैरियर्स तो बंद हो गए हैं। यू कैन एक्सेस, यू कैन हियर न्यूज, यू कैन। तो उसी तरह 100 साल में हम दूसरे सरहद भी शायद छोड़ देंगे और हम, इट विल बी जस्ट वन बिग। So politically, I mean, like it will be a completely different structure. I mean, that's actually really interesting. अच्छा, ठीक है। नहीं, but then in contrast you have the grim picture also, right? जिस तरह से हम लोग सब बढ़ रहे हैं, Right. I don't even know कि वो साल आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं हर जगह। हाँ, तो एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड जहाँ सब एक हो। तो सरप्राइजिंग चीज ये होगी कि दुनिया अभी भी मौजूद है 2021। क्योंकि इंसान जो है, इंसान का मकसद तो नहीं दिख रहा वैसे। हाँ, स्पेस ट्रैवल भी कॉमन हो जाएगा। Right. Going ask for celebrating your birthday or wedding anniversary or चांद को जाकर But I think बहुत मुश्किल है ये चीजें प्रेडिक्ट करना। Right. ऐसे लोग कभी पढ़े what had he predicted or Right. what happened in 2018 for example. It's really hard. He predicted it better, लेकिन तो भी मुश्किल है। अच्छा, चले बहुत हाँ, आप क्या सोचते हैं? मेरा भी आई मीन अगर आप मुझसे आज से 15-20 साल पहले बात कर रहे होते या 25 साल पहले, तो मैं भी आपको काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एक व्यू देता, मगर मुझे भी जो है इंसान के पास जो है वो दोनों वो हैं, बहुत ही होपफुल चीज़ें भी हैं और बहुत ही होपलेस चीज़ें भी हैं। और मेरा ख्याल है कि ये जो ख़ास तौर से इंटरनेट रेवोल्यूशन था, मेरा ख्याल है कि वो ख़ास तौर से जो सोशल मीडिया है, इट इज़ मेकिंग मी रियली होपलेस, क्योंकि वो जो है इंसानों की जो सबसे बेस या नेगेटिव चीज़ें हैं, दैट इट इज़ हाईलाइटिंग। एंड एक्चुअली आई डोंट नो कि हम उस साइकिल से बाहर किस तरह से निकल सकते हैं, क्योंकि वो अटेंशन सीकिंग साइकिल जो है, इट इज़ गोइंग अराउंड। तो मेरा जो है 2119 का आई थिंक लिटिल बिट मोर आप प्रिया की तरफ है कि आई थिंक हमारा स्ट्रक्चर जो है, वेदर इट विल सर्वाइव और नॉट, और मेरा ख्याल है कि दे विल बी अ मेजर रप्चर बिफोर इट एक्चुअली सर्वाइव्स, इफ इट सर्वाइव्स। तो या आई मीन अनफॉर्चुनेटली आई नो हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम एस्ट्रोनॉमी की हमेशा हम बात करते हैं कि अमेजिंग वंडर एंड ऑल ऑफ दैट, मगर एट द सेम टाइम जब हम लोगों की बात करते हैं और सोशल मीडिया की बात करते हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाई आई अप्रिशिएट आपका जो क्लियर स्काइज इनिशिएटिव है या आपके जो टेलीस्कोप्स बनाने का इनिशिएटिव है। आई थिंक दैट इज व्हाई इट इज सो वंडरफुल, क्योंकि इट अगेन टेक्स यू आउट कि ये जो हम अपने उसमें जो हमारी अपनी नेगेटिविटी है अंदर, आई मीन आई थिंक इट अलाउज यू कि आप बाहर निकलें और सोचें और क्लियर करें उस हिसाब से। तो एनीवे, होपफुली अब आखिर पे जो है थोड़ी सी होप मौजूद होगी। तो बहुत दैट्स ग्रेट। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग हैदराबाद में बैठे हैं, शाम मैं यहाँ पे अमेरिका में हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ। ये आप कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे, देखें यही कमाल की चीज़ है कि ये जो हम कायनाती चाय है इस वक्त, वो हमारी मुख्तलिफ पूरी दुनिया के उसमें हम बैठ के हम बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। खुदा हाफिज़।